आर डी शर्मा में से पेज नंबर 24.27 ओपन कीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें, ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई कैलकुलेशन, जैसे आपको पता है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं फाइनेंस हो जाती हैं। हम कोई भी बड़ी सी चीज़ लेना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोन ले सकते हैं। लोन लेके वो चीज़ खरीद लेते हैं, फिर मंथली हम रिटर्न करते हैं। हम जिससे लोन लिया होता है हम उसको मंथली पेमेंट देते हैं। तो ईएमआई की फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हमने हर मंथ वो जिससे हम लोन लेते हैं वो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट बना के दे देता है कि हाँ आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी एक मंथ की, और इतने महीने के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करते जाओ। तो आपने जो लोन लिया था वो अमाउंट भी क्लियर हो जाएगी, साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी उसी के बीच में वो जोड़ के देते हैं। ठीक है। अब ऐसे तो कोई पैसे देगा नहीं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मुझे 1 लाख दे दो 1 साल के लिए, तो ये थोड़ी को वो कहेगा चलो ठीक है 1 लाख ले लो, 1 साल के बाद मुझे 1 लाख ही रिटर्न कर दो। या धीरे धीरे मुझे 10-10 हज़ार देते जाओ, 10 महीने में कवर हो गया, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? उसके तो पैसे बिखर गए। उसने दिया इकट्ठा, लिया उसने 10-10 करके, तो फिर वो 10 नहीं लेगा, वो मुझसे हर मंथ 10 हज़ार से थोड़ी अमाउंट ज़्यादा लेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो ऐसा करने से मैं उसको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ और मंथली बेसिस पे उसके पैसे भी रिटर्न करते जा रहा हूँ। तो धीरे 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 मान लो उसने कहा कि 1 लाख ले लो और मुझे हर मंथ ना तुम 11 हज़ार देते रहो और 10 महीने के लिए दे दो। तो ये तो हमारा वैल्यू हो गई 1,10,000। तो जोड़ने के बाद इसका मतलब उसने दिया मुझे 1 लाख, लिया मेरे से 1,10,000। वो जो 10 हज़ार है वो उसका इंटरेस्ट है। और वो कैसे लिया? उसने मंथली बेसिस पे लिया। उसने अकेला इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे से, उसने इंटरेस्ट के साथ अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस लेता रहा। तो जो 11 हज़ार है ये ईएमआई है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब ईएमआई कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं और दोनों मेथड्स बहुत सिंपल हैं। हम दोनों के बारे में टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। पहला मेथड फ्लैट रेट मेथड। फ्लैट रेट मेथड, इसमें क्या है कि हमने एक रेट फिक्स कर दिया कि हाँ भाई इतना इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। हर महीने उसने इंटरेस्ट भी देना है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने बोरो करी है उसका एक पार्ट वो रिटर्न करता रहेगा। दूसरा मेथड दैट इज़ कॉल्ड अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और आजकल यही चलता है बैंक वगैरह में। जब आप लोन लेने जाते हो, गाड़ी ख़रीदनी है तब लोन लेने जाते हो, तो जो लोन की अमाउंट बनती है ईएमआई बनाते हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बनाते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर 24.27 पे लिखा भी है, फ्लैट रेट मेथड में प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहेगी थ्रू आउट द टेन्योर। टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड, कि आपका 1 साल का लोन है, 2 साल का लोन है, 3 साल का लोन है, दैट इज़ कॉल्ड अ टाइम पीरियड टेन्योर। ठीक है। तो अगर 1 साल का लोन है तो 12 किस्तें बनेगी, क्योंकि ये मंथली किस्त बननी है, जो ये इंस्टॉलमेंट बननी है ये मंथली बननी है। ईएमआई में मंथली वर्ड आता है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को ही हम ईएमआई बोलते हैं, तो ये मंथली है। अगर 1 साल का है तो 12 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, 2 साल का है तो 24 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। इसमें क्या होता है फ्लैट रेट में कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी और उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा थ्रू आउट दी टाइम पीरियड। ठीक है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लोन ले लिया और जिस पर्सन ने लोन दिया वो कहता मैं 10% इंटरेस्ट लूँगा। ये फ्लैट रेट की बात हो रही है। 10% यहाँ लगा लो कि 1% इंटरेस्ट। वो कहता है मैं 1% हर मंथ 1% इंटरेस्ट लूँगा आपसे। तो 1 लाख का 1% 1 हज़ार हो गया। अब 1 हज़ार उसको एज अ इंटरेस्ट आपको देना है। कितने महीने के लिए देना है? जितने महीने का लोन है। लेट से 10 महीने का लोन है, तो उसने कहा कि 10,000 इंटू 10, ये तो बन गया 1 लाख। आप मुझे 10,000 पर मंथ रिटर्न करते रहो 10 मंथ के लिए। 1 लाख आ गया, प्लस जो प्रिंसिपल आपने मेरे से लोन लिया था, जिस अमाउंट का आपने मेरे से लोन लिया था उसका 1%, 1,000, ये भी मुझे देते रहो साथ में। तो आप
आपकी किस्त कितनी बन जाएगी, जो इंस्टॉलमेंट है 10,000 तो आपकी वो इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट वाली, 10,000 तो वो इंस्टॉलमेंट है जो आपने उसका 1 लाख रिटर्न करना है, प्लस 1,000 वो जो इंटरेस्ट के तौर पे वो लेगा आपसे, तो वो आपसे 11,000 हर महीने लेगा। ठीक है, ये हो गया फ्लैट रेट मेथड। रिड्यूसिंग में क्या होगा, रिड्यूसिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होती जाती है हर बार। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन से आप लोन लेने गए, उसने कहा ठीक है 1% मैं इंटरेस्ट लूँगा और ये रिड्यूसिंग है, ये RBM है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इंस्टॉलमेंट उसने बनाई 10,000 की, ठीक है, 10 महीने में 10,000 के हिसाब से आपने उसको 1 लाख वापस करना है प्लस इंटरेस्ट भी देना है, तो वो इंटरेस्ट 1% RBM है। 1% RBM का मतलब कि 1 महीने के बाद जब जैसे मान लो आप पहली, जब आपका 1 लाख लोन अमाउंट है तो इसका 1% हुआ 1,000। अब आपकी जो फर्स्ट EMI उसके पास जाएगी दैट विल बी 10,000। ये तो 10,000 तो हर महीने देना ही देना है प्लस इंटरेस्ट 1,000। अब सेकेंड EMI के टाइम पे क्या होगा, अब आप 1 लाख में से 10,000 उसको दे चुके हो, ठीक है, 1 लाख में से 10,000 उसको दे चुके हो, तो अब बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस कितना बचा 90,000। अब जो इंटरेस्ट है वो 90,000 पे कैलकुलेट होगा, तो सेकंड EMI क्या बनेगी, 10,000 तो जो फिक्स है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 90,000 का 1% दैट इज 900। तो देखो 100 रुपये का फ़ायदा हो गया ना आपको। पिछली फ्लैट रेट में क्या था कि हर बार 1,000 देना है क्योंकि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट डिक्रीज नहीं होती। अब आपने उसको जितने पैसे दे दिए, सेकेंड मंथ निकल गया, अब थर्ड मंथ की बारी आती है, तो थर्ड EMI अगेन 10,000 तो फिक्स है जो आपने देना है प्लस इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट है, रिड्यूसिंग बैलेंस। अब क्योंकि आप 10,000 इसको और रिटर्न कर चुके हो, अब आपके खाते में पैसे वापस करने वाले कितने हैं 80,000। अब जो 1% है वो 80,000 का लगेगा दैट इज 800। तो 100 रुपये का फ़ायदा और हुआ, किसको हुआ, जिसने लोन ले रखा है, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें तो ये हो गया कि पहली EMI बन गई 11,000, दूसरी EMI बनी 10,900, तीसरी बनी 10,800। ऐसे तो EMI फिक्स हुई नहीं, ये तो रिड्यूस अगली बनेगी 10,700 600, ऐसे नहीं होता ना। EMI तो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हमें मंथली, तो उस केस में क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस, वो उस डिफरेंस को इस तरह से 12 महीने में या 10 महीने में या 20 महीने में, जितनी देर का भी वो लोन है, जितनी टाइम पीरियड का लोन है, उन महीनों में वो डिवाइड कर देते हैं कि कस्टमर को ये ना लगे कि मेरी EMI ऊपर नीचे हो रही। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रफली उन्होंने बोल दिया 10,500 दे दो हर महीने। अब जब 11,000 वाली किस्त थी तब भी आपने 10,500 दिया, जब 10,900 वाली किस्त है तब भी आपने 10,500 दिया, और जब 10,000 मान लो 200 वाली इंस्टॉलमेंट है तब भी आप यही दोगे। तो फिर ये नहीं कहोगे कि इस मंथ तो मेरी किस्त इतनी है तो आप मेरे से इतना, क्योंकि जब ज़्यादा थी तब भी तो उसने कम लिया ना। तो मतलब उसने क्या किया, उसने एक एवरेज सी फिक्स कर दी इन बिटवीन कि ज़्यादा कम कैलकुलेशंस करके एक मिडल नंबर दे देते हैं, मिडल फिगर। वो रिड्यूसिंग वाली फिगर ही होती है, मतलब जब आप उसको टोटल काउंट करोगे, मान लो 10,200 की आपने 10 किस्तें दी, तो इस हिसाब से भी जब आप 10 EMIs कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, पूरी, तो जो अमाउंट यहाँ बनेगी और जो अमाउंट यहाँ पे बनेगी वो सेम ही आएगी। वो सेम क्यों आएगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन इस हिसाब से की होती है। तो अब ज़रा फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। फ्लैट रेट में, जिसको हम FRM बोलते हैं, फ्लैट रेट मेथड में EMI कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, EMI कैलकुलेट करने का P इंटू इंटरेस्ट रेट प्लस 1/n। n इज द नंबर ऑफ मंथ, n इज नंबर ऑफ मंथ्स, और I क्या है, इंटरेस्ट रेट, एज यू नो, जो पर एनम का होता ही है, ठीक है। और रिड्यूसिंग वाले में, अच्छा चलो इसकी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसी पेज पे इलस्ट्रेशन है। मीरा ने लोन लिया कितने रुपीज़ का, जो लोन अमाउंट है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं P,
3 लाख, 3 लाख का उसने लोन लिया, अब उसने 3 लाख रुपए वापस करने हैं। इंटरेस्ट रेट क्या गिवन है? 10%। अच्छा, ये 10% एनुअली है। हमने कहा कि हम जितनी कैलकुलेशन करेंगे वो मंथली करेंगे, मंथली। तो जो इंटरेस्ट रेट आपको आर गिवन है दैट इज़ 10% एनुअली। तो हमें आई कैसे मिलेगा? एक महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ये मंथली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है, आई इज इंटरेस्ट रेट, आई इज इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। और ये कितने साल का लोन है? दिस इज अ लोन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल में मंथ कितने हुए? टाइम है 3 years, तो उस हिसाब से मंथ कितने हुए? 36 मंथ्स। बस अब ये फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला आपने लर्न करना है। इसमें आपने वैल्यू पुट की, ई एम आई इज इक्वल्स टू 3 लाख इंटू आई की वैल्यू है 10/12, तो 10 ये 1200 हो गया ना, परसेंटेज को हटाने के लिए एक ज़ीरो कट कर दी, 1/20, 1/20 प्लस 1/36। अब इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा ₹1083.33। तो इतनी पेमेंट हर मंथ रिटर्न करनी पड़ेगी, और कितने महीने के लिए? 36 मंथ्स के लिए। ऐसा करने से लोन की पूरी अमाउंट जो है वो चुकता हो जाएगी, प्लस जो इंटरेस्ट था वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट भी उस बंदे को वापस मिल जाएगा। मतलब इसमें उसको इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है और उसको अपनी जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो भी मिल रही है। क्लियर है ये वाली बात? अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और मोस्टली यही यूज़ होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब इसमें क्या है फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है, इस पैराग्राफ में यही सब लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कम होती जाएगी। ऐसा कर करा के तो हमारे पास जितनी भी अमाउंट्स बनती हैं, एक कैलकुलेशन, एक फार्मूला लगाया जाता है, उन सबको प्लस करके एक एवरेज सी फाइंड आउट की जाती है कि हाँ भी इस एक महीने में इतना पैसा वापस ले लेना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, पी क्या है? पी अगेन वो जो लोन अमाउंट है या प्रिंसिपल है, लोन अमाउंट या फिर प्रिंसिपल। पी इज इक्वल्स टू लोन अमाउंट जो हमने रिटर्न करना है, और यू कैन से प्रिंसिपल अमाउंट कि हमने कितने पैसे का लोन लिया था। फिर इसमें जो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ई जिसको बोलते हैं EMI, ई, तो इसमें भी ई का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट पेड। और ये कौन सी? ये मंथली। ई का मतलब है EMI, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी। ठीक है, और आई के लिए, आई का मतलब फिर वही इंटरेस्ट फॉर 1 month। आई मीन्स इंटरेस्ट फॉर 1 month। एंड एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने के लिए हमें ये EMIs कैलकुलेट करनी है, राइट। तो ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों को यूज़ करके अब एक फार्मूला बनेगा। फार्मूला क्या है? EMI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। ये परसेंटेज में नहीं है, ये रुपीज़ में है, परसेंटेज को ओवर 100 करके यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और ये इंटरेस्ट 1 महीने का है, इस बात का ध्यान रखेंगे। P इंटू आई ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n, दैट्स इट। ये फार्मूला एक लर्न कर लीजिए और इससे हमें EMI पता चल जाएगी। अब जैसे बहुत सिंपल एक एग्जांपल 1 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 1 देखें, पेज नंबर 24.29 पे। एक पर्सन ने होम लोन लिया 50 lakhs का, 50 लाख का। तो जो उसकी लोन अमाउंट है दैट इज़ ₹50 lakh।
50 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, 12% पर एनम। ये 1 साल का है, लेकिन हमें कितनी देर का चाहिए, हमें तो 1 मंथ का चाहिए, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1% आ गया। 1% फॉर 1 मंथ, 1% का मतलब हुआ 1/100, मतलब 0.01, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई। और n क्या है, नंबर ऑफ मंथ। अब ये कितने साल का लोन है, ये 30 ईयर्स का लोन है, तो 30 ईयर्स को मंथ में कैलकुलेट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई 360, ये फॉर्मूला आपके सामने है। इसमें अब वैल्यूज पुट करो सारी। EMI इज इक्वल टू 50 लाख इंटू आई, मतलब 1/100 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई। आई की वैल्यू है 0.01, तो 1 प्लस 0.01 रेज टू द पावर माइनस n, माइनस 360। यहाँ से 2 ज़ीरोज़ कट गई, बाकी क्या बचता है यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाई 1 माइनस 1.01 रेज टू द पावर माइनस 360। और इसकी वैल्यू देखो आपको इसमें दे रखी है ऑलरेडी। ये वैल्यू पुट करने के बाद 1 में से माइनस किया, जो स्टेटमेंट में वैल्यू गिवन है उसको 1 में से माइनस किया, 0.97218332, तो अप्रॉक्सीमेशन चलती हैं इसमें। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया तो ₹51,430.63, यहाँ पे लिख लेते हैं ₹51,430.63। तो इतने रुपए 1 महीने में रिटर्न करने पड़ेंगे। सो अमन्स EMI इज़ 51,430। हाँ जी, ये क्लियर है। बस ये फार्मूले को अच्छे से लर्न कीजिएगा। ये जो फार्मूला है EMI वाला फार्मूला, अगर अच्छे से हो जाए लर्न तो बहुत अच्छी बात है। इसमें 4 तो टर्म्स हैं, एक P प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट I, N नंबर ऑफ मंथ, और जो I है वो मंथली है बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मंथली इंस्टॉलमेंट, और E का मतलब है EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। और अवनी टेक्स अ लोन ऑफ ₹5 लाख, तो लोन अमाउंट 5 लाख है, और किस रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% PA मतलब पर एनम, मतलब ये साल का है। हमें जो इंटरेस्ट रेट चाहिए वो 1 महीने का चाहिए, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.5% रह गया। 0.5% का मतलब है 1/200, ये फॉर 1 मंथ। और इसमें नंबर ऑफ मंथ्स क्या गिवन है, n। 10 साल का लोन है ये, तो 10 साल के लिए नंबर ऑफ मंथ हो गए 120 मंथ। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है दोनों मेथड से ही, बाय फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग। तो दोनों के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। FRM का फार्मूला अप्लाई कीजिए, E इज इक्वल्स टू P इंटू I प्लस 1/n। तो P की वैल्यू 5 लाख, I की वैल्यू 1/200 प्लस n की वैल्यू 1/20। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन कर लो या वैसे एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो आपके पास वैसे ब्रैकेट ओपन कर लो तो ज़्यादा इजी है। 5 लाख को 200 से डिवाइड करो, फिर आगे ऐसे बन जाएगा ना, ये 5 लाख डिवाइड बाई 200 प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 120। तो ये ज़्यादा इजी है। इसको अब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 666.67, मतलब 6,666 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर रिड्यूसिंग वाले से, सेकंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो उसमें E कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, P इंटू आई ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n। बस इसमें आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, और आप देखो यहाँ पे जो I की वैल्यू आएगी, I की वैल्यू
1 को अगर 200 से डिवाइड करेंगे, जैसे 1/2 होता है ना 0.5 पे फिर 2 ज़ीरोज़ लगेंगी, तो ये बनेगा 0.005 और P क्या है हमारे पास 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 1/200 और डिवाइड में 1 माइनस 1 प्लस आई और 1 को ऐड करेंगे तो 1.005 रेस टू द पावर -120 और इसकी वैल्यू देखो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखी है। तो ये सब वैल्यूज़ वगैरह पुट करने के बाद जो EMI बनेगी दैट इज़ ₹5551.02। तो ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जो EMI बनेगी वो कम बनेगी, ये तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया ना कि एक ही तरह का लोन अमाउंट एक है और इंटरेस्ट रेट भी एक ही है। फ्लैट रेट मेथड से इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा बनेगा, रिड्यूसिंग मेथड से इंटरेस्ट कम बनेगा, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट स्लोली डिक्रीज करती जाएगी, जिस वजह से जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। लोन अमाउंट तो वापस करनी है, बट साथ में अगर हमें इंटरेस्ट पे करने में थोड़ी छूट मिल जाए तो क्या जाता है उसमें, है ना। अच्छा, एक इसमें हम ये कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एक ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 ही मेथड्स हैं, बस ये आपको सीधी वैल्यूज़ दी जाएंगी, आपको फार्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एग्जाम्पल 3 में देखिए क्या है, रोहित ने कार परचेज़ करी और उसने डाउन पेमेंट कितनी दी 1,50,000। कार जो महंगी है लेकिन उसने थोड़े से पैसे दे के कार परचेज़ कर ली। अब जो बैलेंस है वो उसने कमिटमेंट किया कि मैं 2 साल में पे करूँगा। 2 साल मतलब 24 मंथ्स में वो बैलेंस को पे करेगा। एक महीने में कितने पैसे रिटर्न करेगा 25,448। ठीक है, ये सब तय हो गया। फाइनेंसर ने उसको चार्ज किया 20% पर एनम। अब बताओ एक्चुअल में कार कितने की है, बात समझे कि एक्चुअल में कार कितने की है। ये उसकी EMI गिवन है, ये जो 25,448 है ये EMI गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन E की वैल्यू गिवन है 25,448 जो उसने हर महीने पे करना है। और कितने महीने के लिए पे करना है, ये उसने किया 2 साल के लिए। 2 साल मतलब 24 मंथ्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम। हमें पर मंथ चाहिए तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो 20/12 और साथ में 100 भी लगा दो, ये पर मंथ बन गया PM। 100 इसलिए लगाया परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए। 0 से 0 कट गई, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो 1/60 बना ये 1/60। अब हमें ये नहीं पता कि उसने लोन कितने रुपीज़ का लिया था। मान लीजिए लेट अस से, मैं वैसे ही बात करता हूँ कि गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 9 लाख है। गाड़ी की कॉस्ट 9 लाख। एक बंदे के पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, वो गया उसने 2 लाख रुपए दे के गाड़ी ले ली। अब बैलेंस कितना है पे करने वाला 7 लाख। तो वो बंदा क्या करेगा 7 लाख का लोन लेगा और उस लोन को धीरे धीरे रिटर्न करता जाएगा। जब लोन पूरा कंप्लीट हो गया, गाड़ी पूरी की पूरी उसकी हो गई। जब तक लोन चल रहा है तब तक तो यही कहते हैं ना कि गाड़ी की किस्त भरनी है, गाड़ी की किस्त भरनी है। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। अब जो लोन वो उसने जो लोन लिया 7 लाख का जो लोन है, जब वो इसको धीरे धीरे रिटर्न करेगा ना तो 7 लाख से ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी तो जुड़ा होता है। लेकिन एक्चुअल में तो गाड़ी 9 लाख की है ना। अब मान लो इंटरेस्ट इसको धीरे धीरे पे करने में उसने 8 लाख पे कर दिया, वो तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो जुड़ना है। अब अगर वो ये कहे कि मैंने 2 पहले दिया था और धीरे धीरे मैंने 8 अब दे दिया तो गाड़ी 10 लाख की है, तो ये गलत है। गाड़ी की प्राइस जो है 10 लाख नहीं है, वो तो 9 लाख है। वो 10 लाख इसलिए आपको देना पड़ा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपने लोन लिया। लोन रिटर्न करते वक्त इंटरेस्ट भी आप रिटर्न करना पड़ा आपको, इस वजह से आपको गाड़ी महंगी पड़ी। कैश ले ले तो 9 लाख की मिलती। तो अब इसमें 1.5 लाख तो वो दे चुका है। अब हमें ये नहीं पता उसने लोन कितनी अमाउंट का लिया, तो जो P है जिसको हम लोन अमाउंट बोलते हैं वो नहीं पता हमें, बाकी सब हमें पता है।
तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, E इज इक्वल्स टू P इंटू आई ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 25448 इज इक्वल्स टू P इंटू 1/60, P इंटू 1/60 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई। अच्छा, अब 1 और आई को अगर ऐड करें, 1/1 प्लस 60, 1 प्लस 1/60, तो ये बना 61/60, तो यहाँ पे आएगा 61/60 रेज टू द पावर -24। अब आप देखो स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 0.672533। हम इतनी वैल्यू तो नहीं लेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 0.673 तक, 25 को मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ से अब P की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, 25448 इंटू 1 माइनस 61/60 रेज टू द पावर -24, ये टर्म इधर चली गई, इज इक्वल टू P/60। अब 60 भी इधर आ जाएगा क्रॉस करके, और पूरा कैलकुलेट करने के पास P क्या आएगा, P की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दैट इज़ 5 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख, मतलब उसने 5 लाख का लोन लिया है। ठीक है, और शुरू में उसने डाउन पेमेंट कितनी करी थी, 1.5 लाख, जो उसके पास ऑलरेडी कैश अवेलेबल था, उसने शोरूम में वो कैश दे के गाड़ी ले ली, और 5 लाख का उसने लोन लिया। तो एक्चुअल में गाड़ी कितने की थी, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी कार की, 1,50,000 जो पहले उसने पे किया, प्लस 5 लाख जो उसके पास नहीं थे, उसने लोन ले लिया। तो एक्चुअल में जो गाड़ी की कॉस्ट है दैट इज़ 6,50,000, ये एक्चुअल कॉस्ट है गाड़ी की। अच्छा, फिर इसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपको लोन अमाउंट पता है और आपने EMI कैलकुलेट की, सारी EMIs कैलकुलेट करने के बाद बताओ अब इंटरेस्ट कितना देना पड़ा। तो उसके बेसिस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। महेश ने एक हाउस परचेज किया फ्रॉम अ कंपनी फॉर ₹7 लाख एंड मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ 1,50,000। तो 7 लाख का हाउस था, उसके पास 1.5 लाख रुपया कैश है, तो उसने वो दे दिया। अब बाकी लोन कितने अमाउंट पे हुआ, लोन अमाउंट क्या है, 7 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देंगे, जो उसके पास पैसे नहीं, जो उसके पास पैसे हैं वो 7 लाख में से माइनस कर दो, बाकी बचता है 5,50,000। इतने पैसों की कमी थी, ये उसने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद उसने पे कितनी देर में किया, 25 ईयर्स में, और मंथली इंटरेस्ट कितना है, एट 9%, 25 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स एट 9%। ऑफकोर्स ये 9% जो इंटरेस्ट आपको गिवन है ये पूरे साल का है, इंटरेस्ट रेट तो पूरे साल का ही गिवन होता है ना, वो तो हम उसको एडजस्ट करेंगे ना। ये 9% पर एनम है, कंपाउंडेड मंथली, तो हम इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बना 9/1200, ये होगी आई की वैल्यू। और नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, 25 साल, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 300। सो 300 महीने लगेंगे रिटर्न करने में। अब बताओ मंथली पेमेंट क्या होगी, EMI। सो अगेन वही फार्मूला, PI ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर -n। अब ये सारी वैल्यूज़ P, I और N की वैल्यू पुट करने के बाद पूरा सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी ₹4615.58। इतने पैसे एक महीने में रिटर्न करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा इस सब के बीच में, सेकंड पार्ट। तो आप देखो उसने 300 महीने के लिए इतनी अमाउंट रिटर्न की, तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लें कि उसने टोटल अमाउंट कितनी रिटर्न की, टोटल अमाउंट रिटर्न बाय महेश, या टोटल रिटर्न अमाउंट जैसा भी लिखना चाहते हो, टोटल अमाउंट रिटर्न बाय महेश दैट इज इक्वल टू 4615.58, और कितनी देर के लिए,
300 मंथ के लिए 300 महीने तक वो इतने पैसे वापस करता रहा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1384674। इतने पैसे उसने वापस किए। उसने लोन लिया कितने का था? 5,50,000 का ये उसने लोन लिया था। और उसने रिटर्न कितने किए? रिटर्न किए 13,84,000। तो इसमें 5 लाख 5.5 लाख तो उसका लोन था, बाकी जो पैसा है वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे किया उसने? 1384674 माइनस 5,50,000। ठीक है, ये बात होगी ना क्लियर कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा रिटर्न करना पड़ता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है। और जो हम रिटर्न करते हैं उसमें से जो हमने लिया था वो माइनस कर दो, बाकी जो अमाउंट है, बाकी जो पैसा बचता है वो इंटरेस्ट है, वो उस बंदे की कमाई है जिसने हमें लोन दिया था। जो फाइनेंसर हैं इसी से तो पैसा कमाते हैं, वो लोन देते हैं, पैसे कम देते हैं, लेते वो ज़्यादा हैं आपसे, लेकिन लेते वो धीरे धीरे हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो जो लेने वाला बंदा है उसको तो एकदम से अपनी जेब से पैसे देने जो देने वाला बंदा है जो लोन दे रहा है उसको तो एकदम से अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं। अब जिसने लोन लिया है वो धीरे धीरे रिटर्न करता है तो उस पर बर्डन नहीं आता, बट ये है कि मंथली उसको रिटर्न देना पड़ता है। अब जिसको मंथली रिटर्न मिल रहा है उसके लिए गुड थिंग ये है कि उसको हर मंथ एक थोड़ी थोड़ी इनकम लगी रहती है। तो इसको जब आपने पूरा सॉल्व किया तो ये बना 8,34,674 रुपीज़। तो 8 लाख के करीब उसने इंटरेस्ट लिया। और देखो लिया भी तो 25 साल में जाके है, 25 साल बहुत होते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ये रिटर्न करते करते। तो 5.5 लाख का लोन था, 5.5 लाख के बदले उसको 13 लाख समथिंग देना पड़ा।